Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be discussing knee joint radiology. Conventional radiographs are initially performed for knee trauma. Initially अगर आपके पास trauma के साथ लोग आते हैं तो आपने conventional radiography ही करनी होती है. आजकल इसको replace किया जा सकता है digital radiograph से. But severe injuries may be present with little or no abnormality on X-rays. ऐसा मुमकिन है कि आपके पास बहुत सी और injuries जो है वो present हों और एक्सरे पे आपको प्रॉपर नजर ना आ रही हो. इफ एक्सरेज दे शो अ लिपोहीमार्थ्रोसिस, अगर एक्सरे के ऊपर जो है वो आपको ब्लड और फैट की कलेक्शन या उसके ट्रेसेस एमआरआई इज इंडिकेटेड, तो फिर सीटी और एमआरआई आप करवा सकते हैं टू कंफर्म द इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर, ताकि आप कंफर्म करें कि इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर तो नहीं है कोई एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड इंजरीज या फिर उसके साथ कोई एसोसिएटेड इंजरी है या नहीं है. Now, if internal knee derangement is suspected, derangement is a phenomena जिसमें structural changes आ जाती हैं, यानी कि structure पूरा का पूरा खराब हो सकता है. Then MRI should be requested. फिर आप MRI करेंगे and along with, और I must say कि इससे पहले आप physical examination करें और फिर decide करें कि most appropriate जो है वो इसके लिए diagnostic imaging modality कौन सी होगी. MRI allows comprehensive assessment of soft tissues. MRI is basically telling you more details of the soft tissues and bony injuries, whereas CT, जहां तक CT की बात है तो CT is basically ये एक एक्सरे ही है जो कि स्पाइरल फॉर्म के अंदर लिया जा सकता है या फिर जो है वो मल्टी डिटेक्टर फॉर्म के अंदर लिया जा सकता है. तो आइदर इट्स अ स्पाइरल CT और अ MD CT. तो CT is good for X-rays, sorry, for hard tissues और bones और similar to X-rays, लेकिन ये soft tissues के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता. So CT is indicated for suspected intra-articular fractures. वो fractures जो आपको X-ray पे अच्छे नहीं नजर आ रहे होते, तो अगर आप उनको 3D रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या किसी और डायमेंशन में भी देखना चाहते हैं या बहुत माइनर और वो आपको एक्सरे पे नजर नहीं आ रही, तो फिर आप सीटी की तरफ जा सकते हैं. एंड इन प्री ऑपरेटिव प्लानिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बोन इंजरीज, या फिर आप सर्जरी से पहले भी सीटी करवाते हैं. इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, अगर कोई फ्रैक्चर जो कॉन्डाइल से मीडियल या लैटरल कॉन्डाइल से ऊपर होता है एंड नी डिसलोकेशंस, पॉप्लिटल आर्टरी इंजरीज नीड टू बी एक्सक्लूडेड, तो फिर आपने हमेशा देखना है कि पॉप्लिटल आर्टरी की कोई इंजरी तो नहीं हुई. जनरली यूजिंग अ सीटी एंजियोग्राफी, और इसके अंदर आपने सीटी एंजियोग्राफी करनी होती है. The knee is a hinge type synovial joint formed by the articulation between the femoral menisci, which are made up of fibrocartilaginous. So ये these are fibrocartilaginous और ये fibrocartilage के बने होते हैं. The patella is a large sesamoid bone. इसमें patella जो है sesamoid bone है, intramembranous bone है. In the knee extensor mechanism, और ये जो है वो हेल्प करती है बायोमैकेनिकली. अगर हम बात करें तो 50 क्वाड्रिसेप मसल जो है ये क्वाड्रिसेप टेंडन बनाते हैं which inserts into the superior pole of the patella, जो कि patella के superior pole की तरफ होता है. Patella is like an inverted similar to sacrum. The patellar ligament or the patellar ligament extends from the inferior patellar pole to the to insert onto the tibial tuberosity. ये anterior side पे होता है, tibial tuberosity के ऊपर आके इसको attach होना होता है. The posterior surface of the patella articulates with the trochlear groove. ये ट्रोक्लिया के साथ भी इसे हम कहते हैं. तो ये ट्रोक्लिया जो है जैसे पुली के दरमियान एक ग्रूव होता है, उसी तरीके से उसको कहते हैं कि वहां पे आके आर्टिकुलेट करती है on the anterior surface of the condyles and form the patellofemoral joint. Now, in the fibular head and the posterolateral proximal tibia articulate at the proximal tibiofibular joint. फिब्यूला का नी जॉइंट के अंदर डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, और एनाटॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर नॉर्मली ये 10% वेट बेरिंग करती है, तो अगर फिब्यूला को आप रिमूव भी कर दें तो फिब्यूला को फीबिया भी कहते हैं. तो अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता, और इससे कोई ऐसा बायोमैकेनिक्स पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता. So ligaments and musculotendinous structures, they provide the knee with stability. आपको लिगामेंट्स का अच्छे तरीके से पता होगा, खास तौर पे मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. फिर इसके अलावा जो है
और लिगामेंट्स भी होते हैं जो मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट्स हैं जिस तरीके से। तो ये लिगामेंट्स जो है ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं। नाउ द नी इज सराउंडेड बाय मल्टीपल बर्सास। बर्सास आर बेसिकली फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, ठीक है। बर्सास जो है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, बहुत बहुत थिन होते हैं नॉर्मली। बर्सा जो है वो बहुत थिन होता है, इट्स लाइक अ फिल्म ऑफ यू कैन से फ्लूइड, ठीक है, 1 से 2 mm इस तरह करके होता है। लेकिन जब बर्साइटस होता है तो ये स्वोलन हो जाते हैं और ये बड़े ऑब्वियस हो जाते हैं। सो बिफोर बर्साइटस बर्सास जो है वो बिल्कुल भी आपके लिए विजिबल नहीं होते। द सुप्रापेटालर बर्सा इज कंटिन्यूअस विद द नी जॉइंट। तो जो सुप्रापेटालर बर्सा है वो नी जॉइंट के साथ कंटिन्यूअस होता है एंड इट डिस्टेंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ जॉइंट इफ्यूजन। और जब भी जॉइंट के अंदर इफ्यूजन होती है तो फिर ये डिस्टेंड हो जाता है, फूल जाता है। इट लाइज बिटवीन द सुप्रापेटालर फैट एंड द पेटालोफेमोरल फैट अबव ऑफ द लेवल अबव द लेवल ऑफ द पेटाला। तो ये जो है वो सुप्रापेटालर फैट और प्रीफेमोरल फैट के लेवल पे पड़ा होता है थोड़ा सा। ये कुछ ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं, इसके ऊपर हम इतनी ज्यादा जो है वो बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल ये ध्यान में रख लें कि हमारे पास अगर फीमर की बात करें तो ये एट फॉर्मेशन अगर हम बात करें ना कि इसमें फ्यूजन कब अपेयर होती है और ऑसिफिकेशन सेंटर्स कब नजर आते हैं, तो बर्थ से लेके 2 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं और फ्यूजन इसकी हो जाती है 15 से 17 साल के अंदर। इसी तरीके से टीबिया है तो ये 2 माह से शुरू होती है और 15 से 17 साल। और पेटेला जो है इसके बारे में कोई फ्यूजन का कुछ वो नहीं है, क्योंकि दे हैव मल्टीपल सेंटर्स एंड दे अपीयर एट फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 6 months। नाउ मेन सपोर्टिंग लिगामेंट्स जिसकी हमने बात की थी, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रूशिएट? बिकॉज ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और एक्स की शक्ल के अंदर होते हैं। ओरिजिनल इंसर्शन एनाटॉमी में दिया हुआ होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एसीएल जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये प्रिवेंट करता है एंटीरियर शियर को या ट्रांसलेशन को टीबिया की, ठीक है, टीबिया को आगे नहीं आने देता, या फिर जो फीमर है इसके कॉन्डाइल्स को या फीमर को पीछे नहीं जाने देता, यानी कि इट प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी व्हेन द नी इज एक्सटेंडेड। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ये टीबिया को पोस्टीरियर नहीं आने देता या फिर आपके फीमर को एंटीरियर नहीं आने देता। इसी तरीके से आपके पास एमसीएल है और एलसीएल है, ये वेरस और वेल्गस स्ट्रेस को, अंदर और बाहर वाले स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं। और फिर क्वाड्रिसेप मैकेनिज्म है जिसमें नी एक्सटेंशन है और पेटेलर स्टेबलाइजेशन है। जब आप नी एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्वाड्रिसेप मैकेनिज्म नजर आता है। ये आपको जो है वो, अगर हम यहाँ पे देखें, एक बात ध्यान में रखें, जब आप रेडियोग्राफ देखेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि फीबिया या फिब्यूला जो है वो आपके लैटरल साइड पे होती है और पेटेला सॉरी जो टीबिया है वो आपके मिडिल साइड के ऊपर होती है। तो दिस इज द लैटरल साइड, ऑन द लैटरल साइड यू कैन सी दिस इज द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, on the medial side you can see this is the medial collateral ligament, then at 1 and 2 you can see the medial and the lateral meniscus, at 3 you can see anterior cruciate and at 4 you can see the posterior cruciate ligament। और फिर ये सुपीरियर टीबियोफेमोरल लिगामेंट भी आपको नजर आ रहा है। रेडियोग्राफ के ऊपर आपको एक इंप्रेशन नजर आएगा, ये जो 11 नंबर के ऊपर जिसको इन्होंने किया हुआ, दिस इंप्रेशन इज बेसिकली इंप्रेशन ऑफ द पेटेला। तो ये पेटेला जो है वो वैसा ही आपको नजर आता है। अब रेडियोग्राफिक व्यूज की बात करें तो आपके पास एपी और लैटरल व्यू है जो कि नजर आता है, खास तौर पे ये फिगर 6.3 की प्रोजेक्शंस में आप देखेंगे और ये स्टैंडर्ड है। फिर एक स्काई लाइन व्यू होता है जो खास तौर पे पेटेलोफेमरल आर्टिकुलेशन के लिए होता है। हम अगर पेटेला को देखना चाहते हैं या अंडर साइड ऑफ पेटेला को देखना चाहते हैं तो स्काई लाइन व्यू होता है। अ टनल और नॉच व्यू इज valuable to look at the intercondylar notch and to identify osteochondral fractures or intra-articular bodies। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोई degenerative changes हैं तो फिर आप ये करवा सकते हैं टर्नर और नॉच व्यू में। Oblique views in internal and external rotation allow further evaluation of the tibial plateau fractures and of the proximal tibiofemoral joint। इसी तरीके से आप oblique views भी करा सकते हैं along with the internal and एक्सटर्नल रोटेशन, अगर आप ये सस्पेक्ट करते हैं कि टीबियल प्लेटो के फ्रैक्चर्स हैं, खास तौर पे
प्रॉक्सिमल टिबियो-फिब्युलर जॉइंट के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले दिस इज अ स्काई लाइन व्यू, ठीक है। तो स्काई लाइन व्यू के अंदर आपको जो ट्रोक्लिया है वो आपको नजर आ रहा है बिटवीन द मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल्स, और इसके दरमियान जो है वो आपको ये जो ग्रूव है दिस इज कॉल्ड द ट्रोक्लिया, एंड यू कैन सी द अंडरसाइड ऑफ द पेटेला, and you can see this underside is filled with the cartilage and there is potential space, and you can also see and look for the shape of the patella की शेप कैसी है। और इससे फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो पटेला है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। बाज दफा आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनमें पेटेलर इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि पेटेला मीडियल या लैटरल ट्रैक करना शुरू कर देता है, यानी कि वो डिसलोकेट हो जाता है एंड इट्स अ पेनफुल कंडीशन। तो वो डिपेंड करती है कि शेप कैसी है। अगर शेप ज्यादा कनकेव है, जिस तरह ये ट्रोक्लिया ज्यादा कनकेव है, सो ये स्टेबल जॉइंट है, लेकिन अगर ये फ्लैट होगा तो फिर ये अनस्टेबल जॉइंट होगा। इसी तरीके से आपको लैटरल व्यू नजर आ रहा है। लैटरल व्यू में भी आप एंटीरियर साइड पे सबसे पहले जो सिसमाइड बोन देख रहे हैं, ये आपको बोन नजर आ रही है पटेला की। आपको सॉफ्ट टिश्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे भी आपको फिब्यूला नजर आ रही है, आपको टिबिया नजर आ रही है, टिबियल प्लेटूस नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से कॉन्डाइल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि फीमर के हैं। और यहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट टिश्यूज की अपीयरेंस भी आपको बताई भी है कि सॉफ्ट टिश्यूज की अपीयरेंस कैसे है। 17 के ऊपर यहाँ पे जो ये पोर्शन है, इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस सॉफ्ट टिश्यू, ये जरा ज्यादा ग्रेश होता है, तो इसको यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हॉफर्स फैट पैड जो है वो पड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से फिर आपके पास सुप्रापेटेलर फैट पैड भी जो है वो आपको मिलते हैं। 14 नंबर पे आपको जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो ये कहलाता है प्री फेमोरल फैट पैड, और क्योंकि ये इससे पीछे पड़ा हुआ है और इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है 16 पे सुप्रा जो आपके पास पेटेलर फैट पैड है। तो ये फैट पैड जो है वो आपको नॉर्मली भी नजर आ रहे होते हैं। फिर एज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल बीम शो की हुई है, विच इज लैटरल रेडियोग्राफ ऑफ द नी। एक लैटरल इन्होंने एक्सरे लिया है, उसके ऊपर दिखा रहे थे इन द पेशेंट विद अ टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर, जिसमें टीबिया के प्लेटूज जो हैं ये इनका फ्रैक्चर है फॉलोइंग द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एंड नोट द लिपोहीमार्थ्रोसिस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने ये देखना है कि ब्लड भी है और फैट फ्लूइड लेवल जो है वो एरोस से नजर आ रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि लिपोहीमार्थ्रोसिस हुआ हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट की लार्ज फ्यूजन आपको नजर आ रही है। वाई आई एम सेइंग फ्यूजन ओवर हेयर एंड फैट पैड साइन ओवर हेयर या लिपोहीमार्थ्रोसिस, यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कलर है वो आप देखेंगे तो दिस इज ब्लैक, और यहाँ पे जो है दिस टोन इज वेरी सिमिलर टू द टोन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, और इट शोज अ कंटिन्यूटी टू द ज्वाइंट स्पेस। तो ये फिर हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये आपके पास एफ्यूजन ही हो रही है। एबीसीज रूल्स वही रहेंगे, आपने एडिक्वेसी देखनी है, आपने अलाइनमेंट देखनी है, आपने बोन्स देखनी है, कार्टिलेज देखना है, सॉफ्ट टिश्यू देखने हैं। इसको मैं ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन एक चीज जो है वो इसमें जरूर देख लें कि रूटीन एपी एंड लैटरल व्यूज शुड बी ऑब्टेन्ड following acute trauma, and the lateral view should be performed with horizontal beam so that a fat fluid level can be identified, and view the lateral view first। अगर आपको कोई मैकेनिज्म ऑफ इंजरी भी पता है, हिस्ट्री पता है, तो फिर ये चीजें ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो इसके ऊपर आपने इस ओकेजन के अंदर आपने एबीसीज में सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यूज देखने हैं। अगर सेपरेशन ऑफ सुप्रापेटेलर एंड प्रीफेमोरल फैट पैड्स मोर देन 5 मिलीमीटर होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि ज्वाइंट इफ्यूजन है आपके पास। द प्रेजेंस ऑफ अ फैट फ्लूइड लेवल जो लिपोहीमार्थ्रोसिस है विद इन द ज्वाइंट इज अ पैथोगनोमिक ऑफ एन इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो फिर अगर आपको फैट और फ्लूइड लेवल नजर आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर हो सकता है, causing bleeding and therefore a lipohematorosis with leakage of the marrow fat into the joint, so hence it is called as lipohematorosis। अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, lateral view anterior tibial displacement indicates rupture of the ACL। अगर टीबिया आगे आ जाता है तो ACL ब्रेक हुआ हुआ है, with while posterior displacement indicates rupture of the PCL। On a lateral view,
with the ankle in 20 to 30 degree of flexion, the ratio of the patellar tendon length to the patella length should be in a range of 0.8 to 1.2. कहता है जब आप लैटरल व्यू करते हैं और नी को आपने 20 से 30 डिग्री की फ्लेक्शन दी हुई होती है, तो फिर आपके जो पटेलर टेंडन की लेंथ है और पटेला की अपनी लेंथ है, इसको अगर आप देखेंगे तो 0.8 से लेके 1.2 के दरमियान ये होनी चाहिए। नाउ हाई राइडिंग पटेला, अगर इसको हम एक कंडीशन है ये, अगर पटेला बहुत ऊंची पड़ी हुई है तो पटेला अल्टा कहते हैं। सो इट मे बी अ कॉन्जेनिटल वेरिएंट, पैदाइशी वेरिएंट हो सकता है, और द रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ पटेलर टेंडन, या फिर यह कि नीचे से पटेलर टेंडन टूट गया तो पटेला ऊपर चली गई बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द क्वाड्रिसेप। एंड अ लो राइडिंग पटेला, जिसको पटेला बाजा कहते हैं, मे बी अ कंजेनिटल वेरिएंट और द रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ द क्वाड्रिसेप टेंडन, लेकिन ये ऊपर से टूटेगा तो फिर ये पटेला जो है वो नीचे की तरफ आएगी। Whereas patella alta के अंदर नीचे से patellar tendon टूट रहा था और patella baja के अंदर quadriceps tendon टूट रहा है। On the AP view, a line through the lateral edge of the lateral femoral condyles, जिसको आप lateral tibial line भी कहते हैं, it should run to the lateral edge of the lateral tibial plateau। ये कहता है जी कि अगर आप femoral condyles की बात करें तो lateral femoral condyles में से अगर आप एक लाइन लगाते हैं, so it must or it should run to the lateral edge of the lateral tibial plateau। तो ये उसके साथ रन करना चाहिए। अ सिग्निफिकेंट स्टेप, अगर इसमें आपको टेढ़ापन नजर आता है, यूजुअली इंडिकेट्स अ टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर, तो इसका मतलब ये है कि टिबिया के प्लेटो का फ्रैक्चर हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां मेरा एरो है, इस पे अगर आप देखेंगे तो लैटरल व्यू है और लैटरल व्यू में ये शो कर रहा है नॉर्मल नी डेमोन्स्ट्रेटिंग द मेजरमेंट ऑफ द इंसाल सलवाती रेशो, जिसमें आपने पटेला की बोन और पटेलो जो सॉरी पटेलर टेंडन है आपके पास, उसकी रेशो शो कर रहा है। तो 0.8 एंड 1.2 के दरमियान, यानी कि इसका 0.8% और ये इसका 1.2% है। द रेशियो इज मेजर्ड एज द patellar ligament length divided by the maximum patellar length and the ratio normally is 0.8 to 1.2। तो आपने क्या करनी है कि इस लेंथ को ले लेना है, फिर इसको डिवाइड करना है इससे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये फ्रैक्चर्स आपको टिबियल प्लेटो के नजर आ रहे हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, ये भी फ्रैक्चर है। एक तो ये ध्यान में रखें कि लैटरल जो कॉन्डाइल हम जो बात कर रहे थे, उसके साथ जो मार्जिन, अगर उससे लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो ये मार्जिन इससे बहुत ज्यादा और एक स्टेप डिफॉर्मिटी बन रही है। प्लस ये जो आपको डार्क जोन्स नजर आ रही है, मल्टीपल आपको फ्रैक्चर्स शो कर रहा है। सो एन एपी रेडियोग्राफ ऑफ द नी इन अ पेशेंट शोइंग अ कम्युनिटेड टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर, यहाँ पे आपको कम्युनिटेड फ्रैक्चर नजर आ रहा है and has a history of RTA, road traffic accident था इसका। Note that the malalignment है, इसके अंदर malalignment है with a large step between the large lateral margin of the lateral femoral and the lateral margin of the tibial plateau। तो ये कह रहा है कि इसमें आपको स्टेप डिफॉर्मिटी भी उसी तरीके से नजर आ रही है जैसे हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे ये जो थर्ड है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक तो ये सुपीरियर पोजीशन ऑफ द पटेला है, के वायरिंग हुई भी है, कपांजी वायरिंग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसी तरीके से ये कॉन्डाइल के लेवल से बहुत ऊपर है, और ये जो है ये दिस इज इट सीम्स एज इफ आइदर इट्स एवल्जन और सम एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन। नाउ लेट्स रीड इट कि ये कहता है लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ द नी इन अ पेशेंट विद एन ओल्ड पटेलर फ्रैक्चर व्हिच वाज फिक्स्ड विद 2 K वायर्स एंड अ टेंशन बैंड वायर। तो फिर इसके साथ इन्होंने एक टेंशन बैंड वायर भी लगाई थी। फॉलोइंग एन अ रीसेंट इंजरी द पटेलर लिगामेंट रप्चर्ड। तो ठीक है, ये पटेला का लिगामेंट रप्चर हुआ था, रिजल्टिंग इन पटेलर अल्टा, इसकी वजह से पटेला जो है वो ऊपर चली गई थी विद ऑसिफिक फ्रैगमेंट्स इन द डिसरप्टेड लिगामेंट। और फिर ये कह रहा है कि ऑसिफिक यानी कि बोनी फ्रैगमेंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ से आप क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि नी कौन सा है, राइट नी है या लेफ्ट नी है? कोई आप में से बता सकता है मुझे? पानी देगा। आप में से कोई बता सकता है ये कौन सा नी लग रहा है इस पिक्चर के अंदर? ये तो सर इजी है राइट ना नी लग आइडेंटिफाई रहा करना। है। ये लेफ्ट नहीं है, ठीक है बेटा। ये वाला जो है, यहाँ मेरा भी कर्सर है, ये तो लेफ्ट नहीं है। और ये वाला कौन सा नहीं है? सर ये राइट ही लग रहा है।
सर राइट है। राइट नहीं लग रहा? व्हाट इफ आई से इट्स लेफ्ट नी आल्सो? सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? I will say left because I can see this bony margin. जी बेटे, आई कैन सी दिस बोनी मार्जिन, ठीक है, ये आपको फीबिया या फिब्यूला जो नजर आ रही है, इट्स अपेयरिंग बिफोर द टीबिया, तो इसलिए जो है वो हम इसको ये अज्यूम करेंगे कि लेफ्ट है। नाउ बोन, द कॉर्टिसेस ऑफ फीमर, टीबिया, पटेला एंड फिब्यूला शुड बी स्मूथ, यानी कि मल्टीपल कॉर्टेक्स जैसे नॉर्मली होता है। टीबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स मे बी आइडेंटिफाइबल, टीबियल प्लेटो के जो फ्रैक्चर्स हैं वो आइडेंटिफाइबल हो सकते हैं एज अ सटल स्क्लेरोटिक लाइन, एक वाइट सी लाइन होगी, या सटल स्टेप डिफेक्ट ओनली, या फिर उसमें हल्का सा एक स्टेप आ सकता है, यानी कि अनइवन हो सकता है वो। अ केयरफुल सर्च शुड बी मेड फॉर इंट्राआर्टिकुलर बॉडीज, आपने इंट्राआर्टिकुलर बॉडीज के लिए जरूर देखना है, एंड फॉर सर्टेन बोनी एवल्जन्स which may indicate significant ligamentous injuries. Now, talking about the cartilage and the joint space in the medial and lateral compartments may be assessed on the AP view for height. आपने joint space जब देखनी होती है, there are different ways जिसके अंदर आप joint space देख सकते हैं। कभी आप standing view कराते हैं जिसको weight bearing view भी कहा जाता है, कभी आप non weight bearing view भी कराते हैं, ठीक है। So there are different ways. एंड अगेन आई मस्ट से, सिर्फ एक्सरे की बेस पे आपने डिसाइड नहीं करना होता, फिजिकल एग्जामिनेशन को भी आपने इंक्लूड करना है। सो द जॉइंट स्पेसेस इन द मिडिल लैटरल कंपार्टमेंट्स मे बी असेस्ड ऑन एपी व्यूज, खास तौर पे इसमें हाइट जब देखनी होती है, एंड रिड्यूस्ड हाइट मे बी द रिजल्ट ऑफ नी फ्लेक्शन और कार्टिलेज लॉस और आर्थराइटिस। तो कार्टिलेज लॉस यूजुअली जो है वो आपके पास आर्थराइटिस के साथ ही हो रही होती है, डीजनरेशन के साथ। एंड फॉर कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, फिर आप कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस को भी देख सकते हैं कि कहीं पे कार्टिलेज तो नहीं जो है वो कैल्सिफाई हो रहा, लीनियर कैल्सिफिकेशन हो सकती है विद इन द कार्टिलेज विच मे अकर इन न्यूमरस कंडीशंस, तो फिर आप इसको क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं। इंजरीज की अगर हम बात करें डिस्टल फीमर पे, तो आपके पास फेमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, देकर विद कंसिडरेबल फोर्स। अगेन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और हिस्ट्री ऑफ इंजरी जो है वो मस्ट होती है। एंटीरो पोस्टीरियर एंड लैटरल व्यूज ऑफ द होल फीमर आर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन एज वेल। देयर इज एन एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्शन जो कि तकरीबन 12 से 15 डिग्री होता है। नॉर्मली वो एक उसके अंदर ट्विस्ट होता है, लेकिन ये जब इस तरह की इंजरी होती है तो फिर फ्रैक्चर के बाद ये ज्यादा हो जाता है या कम हो सकता है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। दीस फ्रैक्चर्स may have a variety of configurations. इन फ्रैक्चर्स की बहुत सी configurations हो सकती हैं। Evidence of intra-articular extension of the fracture line should be sought. तो आपने देखना होगा कि आपको कोई इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर का कोई एविडेंस तो नहीं मिल रहा, एज दिस नेसेसिटेट्स ओपन रिडक्शन, क्योंकि अगर इंट्रा-आर्टिकुलर होता है तो फिर हम ओपन रिडक्शन की तरफ जाते हैं और इंटरनल फिक्सेशन की तरफ जाते हैं, जिसको यूजुअली कैपिटल ORIF लिखा होता है, तो ORF लिखा होता है उसके लिए। Now the distal fragment may be angulated by the pull of the gastrocnemius. तो ये एंगुलेशन आ सकती है गैस्ट्रोनिमस की, क्योंकि आपका जो लोअर एक्सट्रीमिटी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, तो इनका जो टॉर्क है वो ज्यादा होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन रिजल्ट इन पोप्लिटल आर्टरी इंजरी। इसी तरीके से फिर अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो फिर पोप्लिटल आर्टरी भी इंजर हो सकती है। Occasionally, supracondylar fractures are associated with fracture dislocation of the hip or the tibial shaft. बाज दफा ऐसा भी मुमकिन है कि टिबियल शाफ्ट के डिसलोकेशन कर दे ये साथ, या फिर जो है वो हिप की डिसलोकेशन कर दे। सो इसीलिए जो रूल है वो आप रूल रिकॉल करें, तो वन ज्वाइंट अबव एंड वन ज्वाइंट बिलो का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सीटी जो है वो इमेज है और ये 3D रिकंस्ट्रक्टेड है। इसके अंदर आपको सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स नजर आ रहे हैं जो हिस्ट्री थी जिसमें मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की। एंड दिस इज ट्रॉमेटिक एवल्जन आल्सो, एवल्जन भी हुई है इसमें। यू कैन आल्सो सी ओवर हियर, ये एवल्जन नजर आ रही है ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी इन एसोसिएशन विद द फ्रैक्चर। तो इसके साथ जो है वो एवल्ज हो चुकी थी आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होता है और डेफिनेटली इसमें ORFE की तरफ जाना पड़ता है। फेमोरल कंडाइल के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं,
These fractures may show displacement or comminution and are often seen best with computed tomography. CT में अच्छे नजर आते हैं. Shearing और rotatory force, shear होता है आगे slip कर जाना या किसी साइड पे slip कर जाना, या फिर rotatory forces directed at the articular surface, या ऐसी forces जो rotate करवा रही होती हैं of a femoral condyle may produce fractures. तो इसकी वजह से भी fractures हो सकते हैं, which are known as osteochondral fractures, जिसको हम ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर्स कहते हैं, यानी कि बोन और कार्टिलेज का, थ्रू द कार्टिलेज एंड द सबकॉन्ड्रल बोन, जिसमें कार्टिलेज और सबकॉन्ड्रल बोन दोनों इन्वॉल्व होती हैं. सो दीज आर ऑफन अकल्ट ऑन कन्वेंशनल रेडियोग्राफ. ये छुपे रहते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफ के ऊपर और इतना ज्यादा देखे नहीं जा सकते हैं, मिस हो जाते हैं, बट इरेगुलरिटी इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज में बी प्रेजेंट. तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में इरेगुलरिटी जो है वो आपको नजर आ सकती है, एंड इंट्राआर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ द बोन में बी सीन. तो इसी तरीके से फिर आप इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स भी देख सकते हैं. एक्यूट ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकान्स या डेसिकैंस भी से कहते हैं. सो एक्यूट जो फ्रैक्चर्स हैं इसको आपने जरूर डिस्टिंग्विश करना है, जो नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करने लगे. सो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकैंस, दिस occurs in adolescents at the lateral margin of the medial femoral condyle. याद करें जब हमने प्रीवियस इमेजेस देखे थे तो वहां पे हमने लैटरल कॉन्डाइल के साथ अलाइनमेंट देखी थी, स्टेप डिफॉर्मिटी जहां पे हम बात कर रहे थे. तो अब यहाँ पे हम लैटरल मार्जिन ऑफ द मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल की बात कर रहे हैं, एंड देयर मे बी अ सेपरेटेड ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैगमेंट. तो वहां पे आपको एक अलग से ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैगमेंट मिलेगा विद स्क्लेरोटिक मार्जिन्स, और जिसके मार्जिन्स जो है वो वाइट होंगे या लूसेंट होंगे. The etiology of this condition is controversial, but it may involve trauma. इसकी कॉज जो है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यूजुअली जो है इसमें ट्रॉमा ही होता है. प्रॉक्सिमल टिबिया एंड फिबुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास टिबियल प्लेटो के फ्रैक्चर्स होते हैं. दीज फ्रैक्चर्स दे अकर ऑफन इन वुमेन ऑफ मोर देन 50 years, यूजुअली आफ्टर ट्विस्टिंग फॉल्स. खास तौर पे जब उनका पांव शांव मुड़ता है, जिन्होंने हील पहनी भी होती है, ड्यूरिंग डांस बहुत सी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या सडन टर्निंग की वजह से जो है, अगर आप एक पांव पे खड़े हैं या तो आपने सडन टर्न किया एक टांग पे, तो ट्विस्टिंग हो सकती है उसकी वजह से. टिपिकली valgus force is encountered with impaction of the femoral condyles on the plateau, and involvement is confined to the lateral plateau, which is in about 75 to 80% of cases. And the less than 25% of cases, they result from RTA, and these typically result from the bumper of a car striking the knee. तो ये bumper injuries हो सकती हैं. These fractures are often subtle, बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, and AP and lateral radiographs they need careful examination as well. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको lateral knee जो है वो रेडियोग्राफ नजर आ रहा है खास तौर पे, और यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो ये एरो जो है वो आप इंडिकेट कर रहा है एक ऑसिफिक बॉडी, यानी कि एक ऐसी बोनी या कैल्सिफिक बॉडी आपको शो कर रहा है, और जिसको आप MRI के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसमें ये ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट जो है ये शो कर रहा है कि बोन का, सबकॉन्ड्रल बोन का और कार्टिलेज का जो है वो डिफेक्ट आपको नजर आ रहा है. इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपको नॉच व्यू है 13-year-old बॉय का विद ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस के अंदर इफ यू रिकॉल, सो इट इन्वॉल्व्स द लैटरल मार्जिन ऑफ द मीडियल मीडियल कॉन्डाइल फेमोरल कॉन्डाइल. ठीक है, ये मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल है, इसका ये लैटरल मार्जिन है, और इसके साथ ये देखें अगर तो ये फेमोरल कॉन्डाइल की डिसरप्शन हुई हुई है, नॉर्मल उसकी शेप डिस्टर्ब हुई हुई है. एंड नोट द टिपिकल ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट at the lateral aspect of the medial femoral condyle. Hence, this condition is called as the osteochondritis dissecans. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको A और B के ऊपर जो ऊपर lateral radiograph नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर भी this is not normal, इसमें fat fluid जो है साइन आपको नजर आ रहा है. यहाँ पे lateral जो आपका condyle है that is involved, और इसी का रिकंस्ट्रक्शन की हुई है इसने. यहाँ पे आपको CT जो है वो नजर आ रही है. नाउ दिस इज अ लैटरल टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर है, जो कि आपको यहाँ इतना अच्छा ये पोर्शन इसका ज्यादा जो है अफेक्टेड है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और इसमें इरेगुलरिटी भी है थोड़ी सी. सो वन मस्ट क्लियरली सी दीज डिफरेंसेस. और आइडियली इसके अंदर एक काम मैं आपको बताता हूँ कि आपने साउंड साइड का, अगर आप श्योर नहीं है
कि आपके पेशेंट के अंदर क्या पैथोलॉजी है या क्या प्रॉब्लम है, तो हमेशा जो है उसको कंपेयर कर लें साउंड साइड के साथ। जब वो साउंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको उसकी पैथोलॉजी नजर आ जाएगी। सीटी इज वैल्यूएबल। सीटी जो है वो काफी वैल्यूएबल है एज द डिग्री ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फ्रैक्चर डिटरमिन्स द नीड फॉर सर्जरी। डेफिनेटली जो डिग्री होगी डिप्रेशन की वही बताएगी कि आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट की ऑप्शंस हैं। नाउ ऑल्टरनेटिवली magnetic resonance imaging may be used to assess these injuries, and it also shows associated ligaments and meniscal injuries as well, which are reported in cases of about 68 to 97%. Then there can be stress fractures of the tibia. They may be seen as transversely oriented sclerotic or lucent lines, यानी कि white lines आपको नजर आ सकती हैं जो कि transversely oriented होती हैं, with adjacent sclerosis in the medulla of the medial proximal tibial metaphysis extending to the cortex, जिसमें आपको स्क्लेरोसिस भी नजर आ सकता है मीडियल या फिर प्रॉक्सिमल टीबिया का। द पेशेंट में शो एविडेंस ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस एज वेल, उसमें हो सकता है कि ऑस्टियोप्रोसिस भी हो। प्रॉक्सिमल फिब्युलर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, फिब्युलर हेड के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। दे मे बी isolated injuries that result from a direct blow, and but they are associated most often with tibial plateau fractures, और ज्यादातर जो है वो टिबियल प्लेटो के फ्रैक्चर्स के साथ भी सामने आता है। A fracture of the fibular neck or proximal shaft may suggest the presence of an associated ankle joint injury, जिसको हम मीसोनाव वो कहते हैं कि ये फ्रैक्चर है। एक और चीज जो है याद रखें, एनाटॉमिकली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फीबिया है या फिब्यूला है, इसके हेड और नेक के साथ आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व बड़ी एसोसिएटेड होती है, क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन की वजह से जब आपका फिब्यूला फ्रैक्चर होता है तो कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर हो जाती है और उसकी वजह से आपके डॉर्सीफ्लेक्शन जो है वो लॉस हो जाती है। तो पेशेंट की एक कंप्लेन ये होती है कि वो डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर सकता। तो जब आपके पास ये हिस्ट्री हो, ऑलवेज द गोल्डन टाइम इज विद इन 2 वीक्स, ठीक है। तो आपने नर्व ग्राफ्टिंग करवानी है, नर्व रिपेयर करानी है, सुचरिंग करा, वो जो भी नर्व की मैन्यूवरेबिलिटी करानी है आपने या पेशेंट को सजेस्ट करना है, वो विद इन 2 वीक्स करें। एंड वंस देयर इज इंजरी, तो फिर नर्व अगर कंप्लीट सेवर हो जाती है तो फॉलोइंग दैट इंजरी देयर इज वेलिरियन डीजनरेशन, एंड वंस वेलिरियन डीजनरेशन सेट्स इन तो फिर जो है रिकवरी के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो बिफोर दैट अकर्स क्लिनिकली आपने देखना होता है। तो ये आपके पास देखें, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है और ये रनर के अंदर था, ये सामने बड़ा इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये देखें, ये फ्रैक्चर लाइन आपको नजर आ रही है, ज्वाइंट स्पेस बड़ी कम हुई हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको लुसेंसी नजर आ रही है, और ये इसमें एक लुसेंसी ये तो नजर आ रही है, लेकिन इसमें एक और चीज जो है वो आप देखें कि पटेला जो है वो आपको 2 हिस्सों में नजर आ रहा है। इट्स अ नॉर्मल वेरिएंट, इसे बायपार्टाइट पटेला भी कहते हैं। तो ये जो है वो बायपार्टाइट पटेला हो सकता है कि एक बंदे के अंदर नॉर्मली पटेला जो है वो 2 हिस्सों के अंदर हो। इसमें एक बात याद रखें कि क्लिनिकली पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है और पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा, तो फिर हम इसको नॉर्मल वेरिएंट कह सकते हैं। बियॉन्ड दैट हम नहीं कहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पटेला जो है दिस इज नॉट लोकेटेड विद इन द कॉन्डाइल्स, या वो आप कह लें कि ट्रोक्लिया में नहीं है, बल्कि इट इज डिसलोकेटेड। तो ये आपको लैटरल साइड पे डिसलोकेटेड नजर आ रहा है। वी कॉल इट एज लैटरल डिसलोकेशन ऑफ द पटेला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये सीटी एक्सियल इमेज आपको नजर आ रहा है और इसमें लैटरल पटेलर डिसलोकेशन ही आपको नजर आ रही है। मीडियल कॉन्डाइल जो है वो बड़ा होता है, लैटरल कॉन्डाइल छोटा होता है। अलोंग विद दैट यू कैन आल्सो सी द शेप ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल इज नॉट गुड एज वेल। पटेला के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इसके अंदर। These fractures may be caused by a direct blow or excessive quadriceps contraction during forced knee extension। एक्सरसाइज करते वक्त जिम में जब क्वाड्रिसेप बेंच पे एक्सरसाइज लोग कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है, या क्वाड्रिसेप चेयर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अगर एनकाउंटर किया तो उससे फ्रैक्चर हो सकता है इफ दे आर नॉट accustomed to this। So fractures they may be transverse, vertical or cumulated with or without displacement, and the bipartite patella is a normal variant which lies at the supralateral aspect of the patella and which can be confused with the fracture। तो हिस्ट्री इसमें आपको एक बड़ा अच्छा बता देती है कि उस बंदे में कोई पैथोलॉजी है या नहीं है। सो पटेलर डिसलोकेशन भी हो सकती है, जिससे हमने बात की थी
कि लैटरल भी हो सकता है, मीडियल भी हो सकता है. डिसलोकेशन ऑफ पेटेला इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द लैटरल डायरेक्शन एंड क्लासिकली occurs in teenage girls. So dislocation is usually transient and present with non-specific acute hemarthrosis. फिर इसको जो है वो आप अगर कोई बाकी सॉफ्ट टिश्यूज इसके साथ इंजर नहीं हुए हुए तो ये रिलोकेट भी इजीली कर ली जाती है. प्रोग्नोसिस भी इसका अच्छा होता है. फिर क्वाड्रिसेप की आप स्ट्रेंथनिंग कराएं, दैट्स गुड इनफ. In many patients dislocation becomes recurrent because of the ये स्टेबिलिटी है ना वो मैटर करती है क्वाड्रिसेप के जो पुल है उस पे, ठीक है, जो उसका एंगल ऑफ पुल है उसके ऊपर. So the radiographs after injury rarely show a dislocated patella, as the patella has usually been reduced by the time the radiograph has been taken. एक और बात ये ध्यान में रखें कि आपके पास जो तीन वास्ताएं हैं, वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस और इंटरमीडियस. इंटरमीडियस तो सेंट्रल पुल दे रहा होता है, लेटरलिस लैटरल पुल करेगा और मीडियलिस मीडियल पुल करेगा. तो लैटरल अगर साइड पे आपकी डिसलोकेशन हुई है तो आपने वास्टस मीडियलिस को, जिसको वीएमओ भी कहते हैं इनके, वास्टस मीडियलिस ओब्लिक्वस, इसको आपने स्ट्रेंथन करना है. तो इससे भी जो है वो उसकी रिकरेंस कम हो जाती है. एंड ओवरऑल यू शुड वर्क ऑन द क्वाड्रिसेप एज वेल. Usually plain radiographs, they are normal apart from a joint effusion, and a skyline view occasionally shows osteochondral injury with fragments separated from the medial aspect of the patella or the anterior tip of the lateral femoral condyle, or both, as a result of impaction of the cortices at the time of transient dislocation. तो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत जो है वो फ्रैगमेंट्स नजर आ सकते हैं. ये पुअर यहाँ पे इमेज है, इसको मैं आपसे शेयर कर दूंगा दोबारा से, तो आप इसको देख लीजिएगा. इसमें साइन ऑफ इंजरीज होंगी और कॉजेज होंगी और वो लिगामेंट्स हैं. तो लिगामेंट्स की जो है वो डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं. नी की डिसलोकेशन हो सकती है. डिसलोकेशन ऑफ द नी इज रेयर but most commonly anterior translation of the tibia on femur is present and the risk of popliteal artery and peroneal nerve injury is considerable. तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ट्रू नी डिसलोकेशन इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद रप्चर ऑफ मल्टीपल लिगामेंट्स. तो जाहिर सी बात है, नी एक बड़ा, इट इज द लार्जेस्ट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉडी, और इसके लिगामेंट्स बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्टेबिलिटी भी ठीक होती है. लेकिन सॉकर प्लेयर्स के अंदर जिस तरीके से हैं उनमें आपको मिल सकता है. देयर इज अ इंजरी कॉल्ड एज अनहोली ट्रायड. तो ये अनहोली ट्रायड जो होता है इसमें आपके लिगामेंट्स और मेनिस्कस इन्वॉल्व हो जाता है. इसमें एसीएल चला जाता है आपका, एमसीएल चला जाता है आपका, और आपका जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है यानी कि मेनिस्कस, ये तीनों चीजें चली जाती हैं. तो इसको हम कहते हैं अनहोली ट्रायड. इसके बाद फिर जो है इसका प्रोग्नोसिस बड़ा पुअर होता है और रिप्लेसमेंट की बात आ जाती है. सो plain radiographs are often misleading with little or no abnormality visible apart from joint effusion, and MRI should be performed to evaluate the associated injuries. फिर इसी तरीके से वल्जन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और साइन हो सकते हैं आपके पास लिगामेंटस इंजरी के. सो इंजरी टू लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स अबाउट द नी यूजुअली शोज क्लिनिकल साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड अ जॉइंट इन्फ्यूजन. तो फिर आपके पास इसमें क्लिनिकल साइंस भी मिल रहे होते हैं इंस्टेबिलिटी के और इफ्यूजन भी. सो एवल्जन फ्रैक्चर्स, they occasionally provide relatively specific evidence of particular ligamentous injury. तो वो फिर आपको बता भी सकते हैं कि किस लिगामेंट की इंजरी है, और depending upon their site as well, one can easily identify along with the clinical examination. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एपी रेडियोग्राफ है और ये तो पूरा नी जो है वो डिसलोकेटेड आपको नजर आ रहा है. सो यू कैन सी कि आरटीए हुआ इसके अंदर, इसकी हिस्ट्री थी, और आरटीए के बाद जो है ऑन द टॉप यू कैन सी condyles अपनी जगह पे नहीं है, that's completely dislocated. Over here there is the posterior dislocation of the tibia and the anterior dislocation of the femoral condyles. इसी तरीके से फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बी और सी के ऊपर जो है they tell you that there is a mid substance tear of the PCL, posterior cruciate ligament का जो है वो दरमियान से tear आपको नजर आ रहा है, and bony avulsion of the distal patellar leg जो लिगामेंट है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस जगह पे दोनों एरोज के दरमियान आपको शो कर रहा है कि आपके पास एक एवल्जन फ्रैक्चर भी है. इसी तरीके से ये लैटरल रेडियोग्राफ है. लैटरल रेडियोग्राफ में आप ये देखें, यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोन व्हिच इज अगेन इनसाइड है. ये तो ये एसीएल का फ्रैगमेंट हो सकता है और एसीएल के साथ जो है वो एवल्जन फ्रैक्चर है. ये यहाँ पे
बी में भी आपको वही नजर आ रही है कि बोनी वल्जन है और ये पार्ट ऑफ द बोन है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एसीएल टीयर यहाँ पे शो कर रहा है। साथ जो है वो एक सेगमेंट फ्रैक्चर है, एक छोटा सा थोड़ा सा फ्रैक्चर है, सेगमेंट फ्रैक्चर जिसे कहते हैं लैटरल टिबियल प्लेटो का। और ये जो फ्रैक्चर है ये आपका एसोसिएटेड होता है एसीएल के साथ। इसी तरीके से लेटरल रेडियोग्राफ है आपका नी का, इसमें आपको बोनी वल्जर नजर आ रही है विद पीसीएल, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे होता है तो इसलिए पीसीएल हम सस्पेक्ट करेंगे। और ये यहाँ पे एमआरआई पे भी आपको यही नजर आ रहा है। फिर आपके पास ये एलसीएल वाली साइड पे है तो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है, ये इसको फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट भी कहते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है और साथ इसकी वल्जर नजर आ रही है। और इसी तरीके से वन कैन सी ओवर हेयर एज वेल कि आपको एमआरआई के ऊपर भी नजर आ रहा है। एलसीएल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, साथ उसका फ्रेगमेंट भी है। वेर एज ये यहाँ पे कह रहा है कि इधर कंप्रेशन है और मीडियल जो आपको कॉन्डाइल्स के दरमियान आपको सेपरेशन नजर आ रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर द एडिक्वेसी, द सॉफ्ट टिश्यूज, अलाइनमेंट, बोन्स एंड कार्टिलेज। नी जॉइंट के ऊपर जो है ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खास तौर पे ये उसकी समरी है कि आपने एपी और लैटरल व्यू लाजमी लेने हैं। और फिर आपने लैटरल व्यू जो लेना है वो हॉरिजॉन्टल बीम व्यू लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्यूट ट्रॉमा के साथ पेशेंट आता है, अगर आप डी जनरेशन को देखना चाहते हैं, ऑल दो इसके अंदर नहीं है, लेकिन स्टिल आप स्टैंडिंग व्यू या वेट बेरिंग व्यू की तरफ जाएंगे तो आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। वो फंक्शनल व्यू होता है कि फंक्शनल स्टेटस के अंदर पेशेंट के जॉइंट पे कितना स्ट्रेस आता है या कितनी उसकी स्पेस रह जाती है। लिपोलीम आर्थरोसिस को आप देखें, फैट फ्लूइड लेवल को देखें आप, जो आपको इंडिकेट करेगा इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर का। अलाइनमेंट में आप टिबियो-फेमोरल अलाइनमेंट देखते हैं, आप पेटेला की हाइट देखते हैं, पेटेला की अलाइनमेंट देख लेते हैं अपनी। इसी तरीके से आप बोन्स में पेटेला को लाजमी देखें, आप फेमोरल कॉन्डाइल्स को देखें और आप टिबियल प्लेटू को देखें। कार्टिलेज में आपने सारे जो कार्टिलेज हैं, जो मेनिस्कस है उसको भी, हिलाइन कार्टिलेज है, इस सब को देखें आप। एंड दैट इज ऑल अबाउट द नी जॉइंट रेडियोग्राफी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, एक मिनट दीजिएगा।